रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने चेर, चोल और पांड्य वंश को देखा था। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच गए थे जो कि उनके प्रशासन, उनके बंदरगाह और उनके साहित्य से संबंधित थे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, वरना बहुत लंबी ये वीडियो नहीं होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या फिर संगम काल की विशेषताएं। ओके, देखिए, संगम काल सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि, पशुपालन, इन सब के लिए प्रसिद्ध था। यानी संगम काल में ये सब होता था। जो सूती वस्त्र था ये पांड्य शासकों को, माफ़ कीजिएगा, जो चोल शासक थे इनके साम्राज्य में बहुत ही बेहतरीन था। हमने आपको पढ़ाया हुआ है। मोतियों का व्यापार पांड्य शासकों के टाइम पे बहुत अच्छे से होता था। कृषि, जो चोल साम्राज्य था इसकी भूमि कावेरी नदी के पास थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमि थी, है ना। इस समय सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। जो उरैयुर था, आप लोगों को याद होगा कि जो उरैयुर था वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और उरैयुर किसकी राजधानी है? चोलों की, है ना, पहले फेज वाले चोल की। संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे। तमिलनाडु के अरिकामेडु, जो कि वर्तमान में पांडिचेरी कहा जाता है, से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। यानी कि जो संगम काल था इनका व्यापार विदेशों में भी था, रोम तक। फिर अगला है, संगम काल में प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है, और दूसरे प्रमुख देवता कार्तिकेय थे। ओके, तो मेन क्वेश्चन ये बनता है ना कि मुरुगन कहाँ के देवता को बोला जाता है, या मुरुगन कहाँ से संबंधित हैं, या फिर सुब्रमण्यम कहाँ से संबंधित है। क्योंकि देखिए, संस्कृति अलग है, देवता भी अलग हैं। भले ही सभी एक हैं, लेकिन मतलब हर जगह पे देवताओं को अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग देवी देवताओं को माना जाता है, इसीलिए ये ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, वरना मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो फिर अगला है कि संगम कालीन बंदरगाह। बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं चेर। चेर के बंदरगाह कौन था? चेर का बंदरगाह बंदर चेर, यह सबसे सरल है ना। चेर का बंदरगाह बंदर चेर। दूसरा है चोर, माफ़ कीजिएगा, चोल। चोल का बंदरगाह जो कि पुहार तथा उरई है। इसको उरई तो आप आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि चोल की राजधानी उरैयुर थी, तो जो चोल का बंदरगाह वो उरई है। उसके अलावा पुहार बंदरगाह भी चोल का ही है। फिर है पांड्य। पांड्य का बंदरगाह सालियूर एवं कोरकाय था। इसको याद करने में थोड़ा मेहनत लगेगी, है ना। अब साहित्य देख लेते हैं। संगमकालीन साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं, और तो ये तो जाहिर सी बात है कि साउथ इंडिया में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो संगमकालीन साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इन्हें द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से साहित्य हैं। फिर उस सबसे इम्पॉर्टेंट है तिरुकुराल या कुराल, इसको याद रखिएगा। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, जो मुस्लिम धर्म होता है इसका सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कुराल, इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं, क्योंकि बाइबिल भी ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो पूछा जाए कि तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहते हैं, तो वो है कुराल। फिर है तोलकापियम। इसका संबंध व्याकरण से है, और आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि तोलकापियम के रचनाकार कौन है? कौन है? तोलकापियर। देखिए, तोलकापियर ने तोलकापियम की ही रचना की है, और इसी तोलकापियम से ही प्रथम संगम और द्वितीय संगम की जानकारी मिलती है। फिर है तीसरा जीवक चिंतामणि, यह जैन धर्म से संबंधित है। और फिर है सिलप्पाधिकारम, ये भी मतलब तमिल भाषा में ही लिखा गया है, संगमकालीन साहित्य ही है। और मणिमेखले, जो सिलप्पाधिकारम है और मणिमेखले हैं, इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो मेन यही पांचों संगम साहित्य हैं। तो आई होप कि आपको संगम साहित्य की इन विशेषताओं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।